वेलकम टू द सीए क्लासेस एंड आपका सीए इंटर लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अपने पार्ट हाउस प्रॉपर्टी के अपलोड किए थे 4 पार्ट। तो जहाँ पे अपन ने पूरा हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था कि हाउस प्रॉपर्टी में कैसे हम लोग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं और व्हाट आर दी अदर प्रोविजंस, बराबर ना। तो ये जो वीडियो स्टार्ट करना हो उससे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि पुराना जो हाउस प्रॉपर्टी है वो विद इन 5 मिनट्स में रिकेप कर लेते हैं, बराबर। हाउस प्रॉपर्टी में चार्जिंग सेक्शन कौन सा था आपका? 22। कौन सा था आपका? 22। 22 क्या बोलता है कि सर द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेन देयरटो of which assessee must be the owner shall be chargeable under the income from house property after giving deduction under section 24। वो क्या बोलता है कि सर 24 में आपको दो डिडक्शन मिलेंगे, बराबर ना। जहाँ पे अपन ने पढ़ा था 24A और 24B। 24A ऑलवेज टॉक्स अबाउट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड 24B ऑलवेज टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। फिर हमने पढ़ा था कि सर कंपोजिट रेंट होता है। कंपोजिट रेंट में क्या होता है कि सर वो रेंट जो अपने को मिलता है टुवर्ड्स मोर देन वन फैसिलिटी, बराबर ना। तो सर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, बिल्डिंग अपन ने लेट आउट किया था और बिल्डिंग के साथ में अपन ने क्या लेट आउट कर दिया था वहां पे? सर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो वो जो रेंट मिल रहा है वो मेरे को 3 फैसिलिटी का मिल रहा है। तो अगर वो सेपरेबल है, क्या है वो? सेपरेबल है। तो बिल्डिंग का रेंट हाउस प्रॉपर्टी और बाकी का रेंट या तो बिजनेस इन प्रोफेशन या फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर वो सेपरेबल नहीं है तो सर या तो वो जाएगा बिजनेस इन प्रोफेशन या फिर जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बराबर ना। फिर हमने पढ़ा था कि हाउ वी विल कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो फॉर्मेट था उसका। तो यहाँ पे उससे पहले अपन के पास 3 प्रॉपर्टी होता है। एक कौन सा? सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी। सेकंड होता है आपका लेट आउट प्रॉपर्टी और थर्ड कौन सा होता है आपका? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। मैंने वो टाइम पे बोला था कि सर जो प्रोविजन लेट आउट के लिए एप्लीकेबल होंगे ना, सेम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल टू डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, बराबर? यस और नो। उसके बाद में क्या था कि सर एसओपी मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें मैं थ्रू आउट दी 12 मंथ्स रह रहा हूँ, बराबर ना। 12 महीने में उसके अंदर ही रह रहा हूँ, उसको अपन क्या बोलते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी। और यहाँ पे एफ ए 2019 का एक अमेंडमेंट है कि आप पूरे प्रीवियस ईयर में दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि अपने को मालूम है कि सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होता है? नील। क्या होता है? नील, बराबर। तो उसके बाद में एसओपी में एक और चीज आता है अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कौन सा आता है? अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी जो मैं छोड़ के आ गया और मेरे गांव में, मेरे शहर में ड्यू टू बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, बराबर ना। ड्यू टू बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, यस और नो। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा उसका? नील। क्या हो जाएगा? नील। फॉर्मेट क्या था सर? फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कहाँ से स्टार्ट करते थे हम लोग? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएवी में से हम लोग क्या लेस करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय दी ओनर। अगर म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज टैक्स, आप कोई भी टैक्स बोलते हो, अपन ने लेक्चर पढ़ा था, बहुत सारे नाम से उसको बोलते हैं। तो वो अगर पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है? ओनर। तो ही आप उसको जीएवी में से लेस करोगे, बराबर ना। सर पेबल है तो मेरे को लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी म्युनिसिपल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मैंने पे किया है तो मेरे को लेस करने की जरूरत नहीं है। कोई भी पेनल्टी ऑन म्युनिसिपल टैक्स मेरे को लेस करने की जरूरत नहीं है, बराबर। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि सर जीएवी में से मैं म्युनिसिपल टैक्स लेस करता हूँ, फिर हम लोग क्या आ जाता है? नेट एनुअल वैल्यू। क्या आ जाता है? नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से हम लोग क्या लेस करते हैं? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। और वो टाइम पे मैंने बोला था कि पूरे फॉर्मेट में आपको दो चीज अच्छे से ध्यान रखना है। पहला आपका जीएवी और सेकंड कौन सा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बराबर ना। फिर हम आगे गए थे तो वहां पे बोला था कि एसएवी का, एसओपी का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? नील। क्या होता है? ऑलवेज नील, बराबर ना। और वहां पे मैं दो एसओपी का बेनिफिट ले सकता हूँ, यस और नो। फिर हमने आगे पढ़ा था कि सर अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी सर्टेन पीरियड के लिए लेट आउट कर दिया, क्या कर दिया मैंने? सर्टेन पीरियड के लिए लेट आउट कर दिया है और सर्टेन पीरियड के लिए क्या है वो? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यानी 12 महीना मेरा प्रॉपर्टी है तो 12 मंथ्स में से मैंने वो प्रॉपर्टी 9 मंथ्स क्या कर दिया? लेट आउट। और 3 मंथ्स क्या कर दिया मैंने? सेल्फ ऑक्यूपाइड। इन दैट केस पूरा का पूरा 12 मंथ के लिए उसको अपन क्या अज्यूम करेंगे? लेट आउट। क्या अज्यूम करेंगे उसको? लेट आउट। अभी लेट आउट अज्यूम कर दिया तो सर मेरे को क्या करना पड़ेगा वहां पे? फेयर रेंट 12 मंथ्स का, म्युनिसिपल रेंट 12 मंथ्स का, स्टैंडर्ड रेंट 12 मंथ्स का लेंगे। बट जबकि एक्चुअल रेंट रहेगा वो मैं एक्चुअल पीरियड का ही लूंगा, एक्चुअल पीरियड का ही हम लोग लेंगे, यस और नो। देर आफ्टर हमने पढ़ा था कि सर मैंने सर्टेन पोर्शन अगर डिवाइड किया, सर्टेन पोर्शन एसओपी, सर्टेन पोर्शन एलओपी, इन दैट केस क्या करेंगे? तो जो आपने पोर्शन एसओपी दिया है ना उसका वैल्यू अपन सेक्शन 23(2) यानी नील ले लेंगे। और जो आपने पोर्शन आपने क्या किया? एलओपी किया तो उसका अपन क्या करते हैं? फेयर रेंट कंपेयर विद म्युनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट जो हमने पढ़ा था, बराबर, वो अब आगे अपन पढ़ लेते हैं। उसके बाद में सर मेरे को अगर एलओपी निकालना, जीएवी निकालना है लेट आउट प्रॉपर्टी का, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? फेयर रेंट।
कंपेयर विद म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर, ये क्या आता है आपका स्टेप वन। स्टेप वन में से हम लोग क्या लेस करते हैं, स्टेप वन फिर कंपेयर किससे करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट और स्टेप वन विच एवर इज लोअर, क्या आ जाएगा अपने को, एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब भी मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट आएगा उसको मैं कंपेयर किससे करता हूँ, एक्चुअल रेंट। किससे कर लेता हूँ मैं, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट से कंपेयर करने पे क्या ले लेंगे, विच एवर इज हायर, क्या ले लेंगे, विच एवर इज हायर। बट मैंने वहां पे बोला था कि जब भी आप एक्चुअल रेंट, क्या ले रहे हो आप, एक्चुअल रेंट, तो उसमें से दो चीज आप लेस करोगे। पहला कौन सा, अनरियलाइज्ड रेंट, एंड सेकंड कौन सा आपका, वैकेंट रेंट। कौन सा, वैकेंट रेंट। बराबर दो वैल्यू आपको लेस करना पड़ेगा, अनरियलाइज्ड रेंट एंड सेकंड वन इज योर वैकेंट रेंट। बराबर अनरियलाइज्ड रेंट मींस एक ऐसा रेंट जो मैंने प्रॉपर्टी लेट आउट कर दिया था बट वो भाई ने मेरे को क्या दिया, पैसा नहीं दिया है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये हमारा गलती नहीं, ये आपका गलती है। आप किसी को भी लेट आउट कर रहे हो तो उसके पास से रेंट रिकवर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहता है। बट मैंने क्या बोला कि सर अभी गलती हो गई है तो अभी क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर भी टैक्स लगाओगे जो मेरे को मिला ही नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, इन शॉर्ट आपका जितना भी भाड़ा मिलने वाला था उसमें से मैं अनरियलाइज्ड एंड लेस कर दूंगा इफ यू आर सेटिस्फाइंग ऑल फोर फॉलोइंग कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 4। बराबर ना, अगर आप रूल 4 की चारों की चार कंडीशन सेटिस्फाइड कर देते हो तो मैं अनरियलाइज्ड एंड लेस करने को दे दूंगा। पहला कौन सा, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। बराबर टेनेंसी क्या होना चाहिए, बोनाफाइड, जेन्युइन टेनेंट। सेकंड कौन सा था, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी और नेसेसरी स्टेप्स हैज बीन टेकन टू वैकेट सच प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज assessee does not allow tenant to enter any other premises of assessee। बराबर ना, यानी उसको दूसरी की जगह नहीं दिया गया। लास्ट वन इज प्रॉपर स्टेप्स हैज बीन टेकन टू रिकवर अनरियलाइज्ड रेंट। बराबर ना, आपने रेंट रिकवर करने के प्रॉपर स्टेप्स ले लिए। बराबर ना, यस। इफ यू आर सेटिस्फाइंग ऑल फोर फॉलोइंग कंडीशन देन यू आर लायबल टू डिडक्ट अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम योर एक्चुअल रेंट। बराबर ना, देयर आफ्टर हमने पढ़ा था वैकेंसी। सर वैकेंसी क्या होता है कि मेरा प्रॉपर्टी सर रेडी टू लेट आउट है। बराबर ना, बट कोई भी टेनेंट नहीं आया और वो प्रॉपर्टी लेट आउट हुआ ही नहीं, तो सर इसमें मेरी गलती है ही नहीं ना। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है इसमें आपकी गलती नहीं है। तो आपके लिए मैंने एक फॉर्मेट दिया था कि इफ एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंट रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, देन जीएवी क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअल रेंट। क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट। अगर आपको ये प्रॉपर पढ़ना है तो आपको एक बार पार्ट नंबर 2 देखना पड़ेगा जहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ था। इफ जीएवी, उन्होंने बोला है कि एक्सपेक्टेड रेंट, सो एक्चुअल रेंट एंड प्लस वैकेंट रेंट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो जीएवी क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेक्टेड रेंट। बराबर है, सुनो। फिर हमने पढ़ा था आगे कि सर अगर मेरे पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उन्होंने क्या बोला है कि इन दैट केस आप दो प्रॉपर्टी को एसओपी अज्यूम कर सकते हो। मैंने एग्जांपल लिया था, अपने पास तीन प्रॉपर्टी था, मुंबई, राजस्थान में था और गुजरात में था। तो तीनों में से सर मैं दो प्रॉपर्टी का वैल्यू नील कर सकता हूँ, बाकी का जो प्रॉपर्टी रहेगा वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या बन जाएगा, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। और जैसा मैंने पहले बोला था कि जो आपका लेट आउट के प्रोविजंस रहेंगे सेम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल टू डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। यस और नो। देर आफ्टर हमने क्या पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट आता है 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। उससे पहले 24A 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो क्यों देते हैं, ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा लेस करने को नहीं मिलेगा। एंड देर आफ्टर हमने पढ़ा था 24B, जहाँ पे इंटरेस्ट तुम्हारा कितना पार्ट है, दो पार्ट है। एक कौन सा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एंड सेकेंड कौन सा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। बराबर सर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट start from date of borrowing and end on 31st March of preceding year in which property has been constructed or date of repayment of loan whichever is earlier। बराबर, तो ये पूरा पोस्ट क्या होता है कि जो मैंने प्रीवियस ईयर में पे किया, अभी अपना जो अटेम्प्ट है जून 2020, उसके लिए उन्होंने बोला है कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा, 1920। तो अगर मैं 1920 में कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो वो इंटरेस्ट मेरा क्या बन जाएगा, पोस्ट इंटरेस्ट। क्या बन जाएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। बराबर सर जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। कितने में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो स्टार्ट होता है आपका सर जिस साल में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुआ है ना, जिस साल में आपका प्रॉपर्टी बन गया है वहां से आपको 5 साल में मिल जाएगा। बराबर, यस और नो। उसके बाद में हमने आगे पढ़ा था
कि सर ये तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, यानी मेरे पास एक अमाउंट आ गया इंटरेस्ट का। नाउ सर क्या मैं पूरा का पूरा इंटरेस्ट लेस कर सकता हूँ? तो उन्होंने वापस दो पार्ट किया था, दैट इज लिमिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। फर्स्ट पार्ट इज एसओपी एंड सेकेंड पार्ट इज एलओपी। फर्स्ट पार्ट एसओपी में क्या बोल रहा था वो, कि या तो आपको 2 लाख मिलेगा या फिर आपको 30,000 मिलेगा। सर 2 लाख कभी मिलता है? इफ यू आर सेटिस्फाइंग ऑल थ्री कंडीशन, एंड कंडीशंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट, if property has been constructed or acquired on or after 1st April 1999, अगर आपने प्रॉपर्टी 1st April 1999 या उसके बाद में लिया है और आपका पर्पस क्या था, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, एंड property has been constructed property has been constructed within 5 years from the end of the year in which loan has been taken, बराबर ना। सर जिस दिन आपने लोन लिया है वो साल जब खत्म होता है ना, वहां से लेके 5 साल तक आपका प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। एंड लास्ट वन इज प्रॉपर डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द लैंडर, बराबर ना, यस और नो। जिसने लोन दिया है ना सर, उसने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का अलग अलग अमाउंट दे के आपको बोला है कि भाई ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका प्रिंसिपल। इफ योर ऑल कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड और आपका प्रॉपर्टी एसओपी है, तो आपको पूरा का पूरा 2 लाख रुपया डिडक्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 2 लाख है। अदरवाइज कितना मिल जाएगा? 30,000। इन शॉर्ट 30,000 कभी मिलता है when you are taken a loan before 1st April 1999, even for construction, अपना एक्विजिशन और रिनोवेशन रिपेयर जो भी आप बोल दो। हाँ, अगर आपने 1st अप्रैल 1999 या उसके बाद में लोन लिया है, रिपेयर के लिए लिया है, रिनोवेशन के लिए लिया है, तो आपको कितना मिल जाएगा? 30। और अगर आप 2 लाख की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो तो आपको कितना मिल जाएगा? 30,000, यस और नो। फिर अपन ने उसके नीचे इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा था कि सर एसओपी में मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, क्योंकि ये टाइम पे FA 19 का अमेंडमेंट है कि सर आप 2 एसओपी ले सकते हो। कितना? 2 एसओपी। तो दोनों एसओपी का इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना मिलेगा अपने को? 2 लाख। कितना मिलेगा? 2 लाख, यस और नो। 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपने लोन लेते टाइम पे ब्रोकरेज क्या पे किया आपने? ब्रोकरेज। तो वो ब्रोकरेज आप कभी भी इंटरेस्ट में ऐड नहीं करोगे, यानी इन शॉर्ट वो ब्रोकरेज कभी भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से लेस नहीं होगा। अगर आपने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, सपोज आपने लोन पे नहीं किया था, तो जो आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, दैट इज योर फॉल्ट। अपनी फॉल्ट का बेनिफिट कभी भी नहीं ले सकते, यस और नो। फिर अपन ने आगे पढ़ा था कि सर अगर आप ईएमआई ऑप्ट कर रहे हो, क्या ऑप्ट कर रहे हो आप? ईएमआई। और अगर आप ईएमआई ऑप्ट कर रहे हो तो अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट पे किया है तो आपको उसका रिडक्शन मिल जाएगा। एंड फिर आगे पढ़ा था कि सर अगर आपने कोई पुराना लोन हाउस प्रॉपर्टी का पे करने के लिए नया लोन लिया तो आपको मिल जाएगा, यस और नो। एंड लास्ट वन अपन ने पढ़ा था कि सर मेरे पास दो प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2। सर हाउस प्रॉपर्टी 1 बना हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी 2 कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो मेरे को उसके लिए लोन चाहिए था। मैंने क्या कर दिया? हाउस प्रॉपर्टी 1 को मॉर्गेज रख दिया, और मॉर्गेज रखने के बाद में जो लोन आया वो मैंने हाउस प्रॉपर्टी 2 को बनाने के लिए लगा दिया, बराबर ना। तो सर क्या इसका डायरेक्शन मिलेगा? एंड आंसर ही यस, बराबर ना। और किस में मिलेगा? हाउस प्रॉपर्टी 2 में मिल जाएगा, यस सोन, यस। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट सेक्शन था, और बाकी के जो इंपॉर्टेंट नहीं वो मैं अभी रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, बट ये जो सेक्शन थे वो एग्जाम में अच्छे से पूछ जाते हैं। लास्ट वन इज सेक्शन 26, दैट इज को ओनरशिप। अगर एक ही प्रॉपर्टी के दो ओनर है, कितने ओनर है? दो ओनर है, तो आप दोनों ओनर को अलग अलग 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, बराबर ना। यानी ईच ओनर को 2 लाख इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अगर वो प्रॉपर्टी क्या एसओपी है। प्रॉपर्टी अगर आपका एलओपी होता है तो आपको जितना इंटरेस्ट आपने पे किया उतना पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। हाँ, एसओपी है तो ही आपको लिमिटेशन फेस करना पड़ेगा, 2 लाख या 30,000 का, यस और नो। तो ये आपका एक प्रॉपर रिवीजन था। तो होप सो ये अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ लोगे। आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो आपका कौन सा है? क्वेश्चन है मॉड्यूल के। तो जैसे मैं एक या दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन होमवर्क कर सकते हो, यस और नो। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर इलेक्शन नंबर 5 पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। गणेश हैज अ प्रॉपर्टी whose municipal value is 2,50,000। yes, तो इसका municipal value कितना है? 2,50,000। fair rent is 2 lakh per annum and the standard rent fixed by the Rent Control Act is 2,10,000 per annum। the property was let out rent of rupees 20,000 per month। यानी ये जो रेंट है ये तुम्हारा कौन सा रेंट है? एक्चुअल रेंट। कौन सा रेंट है? एक्चुअल रेंट। कि सर मैंने प्रॉपर्टी लेट आउट किया था तो मेरे को हर मंथ का 20,000 रेंट मिलेगा। However, the tenant vacated the property on 31st Jan 2020
टेनेंट ने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी वैकेट कर दिया। अनरियलाइज रेंट वॉज 20,000 एंड ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड, बराबर ना। तो वो क्या बोल रहा है कि सर टेनेंट को अनरियलाइज रेंट है 20,000, कितना है 20,000, बट रूल 4 की सब कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाइड, क्या हो गई है, सेटिस्फाइड। ही पेड म्युनिसिपल टैक्स 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, बराबर ना। सर उसने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज 65,000, विचार ने दे भी दिया अपने को कि इंटरेस्ट कितना 65,000। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश फॉर AY 2021, यस और नो। तो अपने पास शायद से हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट भी है, चलिए तो फॉर्मेट लिख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर गणेश फॉर AY 2021, बराबर। चलिए फिर अपने पास फॉर्मेट है, चलिए पर्टिकुलर्स और अमाउंट, बराबर। सुनना, क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, बराबर ना, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो तो ट्राई ये कीजिए कि जितना क्वेश्चन का फेज ऑफ द आंसर रहेगा ना वो छोटा, जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। और बाकी अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा वर्किंग नोट कर सकते हो, बराबर। यानी ऐसा नहीं कि पेज ऑफ द आंसर है वो बहुत बड़ा कर लो, बराबर ना, जितना छोटा होगा उतना चलेगा। तो मेरे हिसाब से अपना जो फॉर्मेट है वो एकदम परफेक्ट रहेगा। फर्स्ट अपन स्टार्ट कहाँ से किया था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर हम लोग लेस क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पेड। फिर क्या आता है अपने को, नेट एनुअल वैल्यू। फिर हम लोग लेस क्या करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। उसके अंदर पहला कौन सा आता है, 24A, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ NAV। एंड फिर आता है 24B, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बराबर। यस, क्वेश्चन पूरा LOP का ये। चलिए फिर अभी LOP का क्वेश्चन है तो मेरे को वैल्यू नील नहीं आएगा, मेरे को वो क्वेश्चन में LOP का GAV फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट नंबर 1, क्या लिख देते हैं हम लोग, नोट नंबर 1। चलिए चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, नोट नंबर 1, यस। नोट नंबर 1, उसमें हम लोग बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गणेश एज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 2,50,000, फेयर रेंट इज 2 लाख और स्टैंडर्ड रेंट इज 2,10,000। तो अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, फेयर रेंट, फेयर रेंट कंपेयर किससे करेंगे हम लोग, म्युनिसिपल रेंट, किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, म्युनिसिपल रेंट। फेयर रेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ पे गया क्वेश्चन में, फेयर रेंट दिया हुआ है 2 लाख एंड म्युनिसिपल रेंट दिया हुआ है 2,50,000। फेयर रेंट दिया हुआ आपको 2 लाख एंड म्युनिसिपल रेंट दिया हुआ है 2,50,000। तो हम पहले क्या करते हैं, विच एवर इज हायर, तो हायर कौन सा आपका 2,50,000, यस। ये तुम्हारा कौन सा आ जाता है, स्टेप नंबर 1। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, बराबर। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है, 2,10,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा आ जाएगा, 2,10,000, बराबर।
तो ये तुम्हारा कौन सा आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट। कौन सा आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, बराबर। इसको आप कंपेयर करते हो एक्चुअल रेंट, किससे करते हो आप लोग, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हो, बराबर। सर मैंने बोला कि जब भी आप एक्चुअल रेंट लिखोगे तो यहाँ पे आपको दो चीज लिखना है, क्या क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट है या नहीं है, एंड सेकेंड वन, क्या क्वेश्चन में वैकेंसी है या नहीं है, बराबर ना। तो अगर मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था तो वहां पे खाली अनरियलाइज रेंट है, कोई वैकेंसी का कोई है ही नहीं, यानी कोई वैकेंसी है ही नहीं है, बराबर ना। तो अनरियलाइज रेंट तभी लेस करेंगे जब वो रूल 4 का सब कंडीशन सेटिस्फाइड करता है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने रूल 4 का सब कंडीशन सेटिस्फाइड किया है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, सर मैंने लेट आउट किया था 20,000 के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 12 महीने का रेंट आने वाला था, बराबर, यस और नो, मल्टीप्लाई बाय 12, बराबर। अभी वो क्या बोल रहा है कि हाउ एवर द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 Jan 2020, बराबर ना। टेनेंट ने प्रॉपर्टी कभी वैकेट कर लिया, 31 Jan 2020, बराबर। तो उसके अनरियलाइज रेंट वॉज 20,000। तो यहाँ पे सॉरी अपने पास वैकेंसी भी है, बराबर, अपने पास वैकेंसी भी है, सुनना यहाँ पे। तो यहाँ के लिए अगर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे सीधा अगर मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, नोट नंबर 2, क्या देख लीजिए, नोट नंबर 2, बराबर, सुनना। तो यहाँ पे मैं आता हूँ नोट नंबर 2 के पास, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंट, सुनना यहाँ पे। चलिए मैं हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही करता हूँ, एक बार देख लेना। सर एक्चुअल रेंट जो मेरे को मिलने वाला था जब मैं प्रॉपर्टी लेट आउट किया था, तो कितना बोला था भाई, मैं 20,000 रुपया तो देना मेरे को, मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा, 2,40,000, कितना आ जाएगा, 2,40,000, बराबर। उसमें से लेस मैंने क्या किया, अनरियलाइज्ड रेंट। कौन सा, अनरियलाइज्ड रेंट, क्योंकि वो रूल 4 का सब कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, कितना आ गया, 20,000। और प्रॉपर्टी 31 Jan 2020 को वैकेट हो गया था, यानी 2 महीने का प्रॉपर्टी, क्या वैकेंसी, क्या प्रॉपर्टी वैकेंसी है, बराबर ना, 2 महीने का। तो 2 महीने का प्रॉपर्टी वैकेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेस वैकेंट रेंट, बराबर। क्योंकि 12 महीने का मैंने सोचा था, उसमें से 20,000 उसने दिया नहीं, और 2 महीना तो अपना खाली पड़ा रहा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना नहीं है अपने पास, 40,000, कितना नहीं है अपने पास। तो अगर मैं लेस करता 2,40,000 माइनस 60,000, कितना आता है, यानी मेरे पास रेंट कितना आया, 1,80,000, कितना आ गया, 1,80,000। ये तुम्हारा कौन सा आ गया, एक्चुअल रेंट जो मेरे को मिलने वाला, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1,80,000, कितना आ गया, 1,80,000, बराबर। अभी सुनना, नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, हायर, क्या लेते हैं हम लोग, हायर, ए आर और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। बट क्या क्वेश्चन में वैकेंसी है या नहीं है ना। तो मैंने जब भी बोला कि जब क्वेश्चन में वैकेंसी होता है ना, तो आप रफ में भी करो तो भी चलेगा, आपको ऐसा चेक करना है, ए आर ले लो प्लस वी आर, और सामने का रख दो ई आर, बराबर ना। ऐसा एक अपन बना सकते हैं, ए आर प्लस वी आर, और सामने का लिख देंगे ई आर। एक्चुअल रेंट ये वाला ही लेना है, 1,80,000, कितना अपने पास, 1,80,000, बराबर, प्लस वैकेंट रेंट आपका कितना था, वैकेंट रेंट सर मेरा कितना था, 40,000, मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 40,000। और सामने आपके पास ई आर अपने पास ऑलरेडी है, कितना है, 2,10,000, तो मैंने कितना ले लिया यहाँ पे, 2,10,000, बराबर। 1,80,000 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 2,20,000, और यहाँ पे आपका कितना है, 2,10,000। तो आपका जो सिंबल आएगा वो कौन सा आएगा, ग्रेटर, कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर। और मैंने बोला था कि ए आर प्लस वी आर ग्रेटर देन इक्वल टू ई आर, तो जीएवी क्या हो जाएगा आपका, ए आर, जीएवी क्या हो जाएगा, ए आर। तो हम क्या बोलेंगे, सर जीएवी क्या हो जाएगा अपना, एक्चुअल रेंट। और क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ, 1,80,000, कितना दिया हुआ, 1,80,000। आप कभी गलती से भी ये वाला एक्चुअल रेंट मत लेना, बराबर ना, यस, एक्चुअल रेंट लेना है। और सीधी सी बात है कि आपके पास दो लोगों को ही कंपेयर करना है, यहाँ पे दो ही अमाउंट कंपेयर होंगे, 2,10,000 और 1,80,000। तो दोनों में से आपको या तो आंसर 2,10,000 आएगा या 1,80,000 आएगा, कभी भी 2,20,000 आंसर नहीं आएगा। तो अपना आंसर कौन सा, 1,80,000, कौन सा, 1,80,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना आया, वो जीएवी 1,80,000, बराबर।
तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, यहाँ पे मैं जीएवी भी ले लेता हूँ सर। जीएवी कितना है 1,80,000। एनी प्रॉब्लम यहाँ पे सुनना भी। फिर वो क्या बोल रहा है, ही पेड म्युनिसिपल टैक्स 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, बराबर ना। अपने पास क्वेश्चन में देखो म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, कितना आ जाएगा 20,000, कितना आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8%। इवन कोई परसेंटेज नहीं दिया होता ना तो भी हम म्युनिसिपल टैक्स 8%, अगर 8% भी दिया हुआ है तो म्युनिसिपल वैल्यू पे ही निकालेंगे। यस सुनो कितना आ गया यहाँ पे 20,000, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,60,000। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो मेरे को इसके ऊपर अप्लाई करना है। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आता है 48,000। और मेरे को यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे 65,000। तो यहाँ पे होप्स अपना सब खत्म हो गया। जैसे मैं लेस करता हूँ 1,60,000 माइनस 48,000 एंड माइनस 65,000, कितना आ जाएगा 47,000। आपका क्या आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा 47,000, बराबर। यस और नो, यहाँ पे अपना आंसर भी ये रहेगा 47,000। समझा जाता है। तो बहुत सिंपल सा आपने को फर्स्ट डिटरमाइन कर दो एसओपी है एलओपी। एसओपी है तो वैल्यू नीली रहेगा। एसओपी में खाली एक ही चीज लेस होगा, कौन सा आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। यस चलिए फिर और अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 6 में कर लेता हूँ। ये करने का रीजन ये कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट यहाँ पे इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है। पढ़ते हैं उसको। पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बेंगलोर, बराबर। सी स्टेज विद हर फैमिली इन द हाउस, बराबर ना। यानी वो क्या करते हैं सर, फैमिली और उसके साथ में वो रहती है। द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन नेबरहुड इज 25,000, यानी फेयर रेंट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि सर पास में कितना रेंट चलता है 25,000 पर मंथ। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 23,000 per month. Municipal tax paid is 8,000. The house construction began in April 2013 with a loan of 20 lakh taken from SBI Housing Finance Limited, 9% per annum on 1st April 2013. On 1st April 2013, the construction was completed on 30th November 2015. द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31st मार्च 2015 कितना दिया हुआ है 3,60,000, कितना दिया हुआ 3,60,000। ऑन 31st मार्च 2020 पूर्णा पेड 2,40,000 विच इंक्लूडेड 1,80,000 एज इंटरेस्ट। देयर वाज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट प्रायर टू दिस डेट। कंप्यूट पूर्णा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर AY 2021। सुनना भी यहाँ पे अपने को मिसगाइड करने के लिए उन्होंने फेयर रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, बट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या लिखा उन्होंने कि सर सी स्टेज विद हर फैमिली, बराबर। ये पूरा क्वेश्चन किसका है एसओपी का, किसका है एसओपी। और हमको मालूम है कि एसओपी का वैल्यू क्या होता है नील। तो यहाँ पे मैं भी नॉर्मली बना रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। तो भी जीएवी भी उसका नील होता है और एनएवी भी उसका क्या होता है नील, क्या होता है नील। तो यहाँ से मैं खाली लेस करूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 और वहां पे भी 24 बी आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बराबर ये सुन लो। अभी सुनना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आ गया। यहाँ पे अगर पढ़ेंगे ना तो उसने लोन लिया था 1st अप्रैल 2013 विथ 20 लाख टेकन फ्रॉम एसबीआई हाउसिंग फाइनेंस 9% on 1st April 13. The construction was completed on 30th November 2015. The accumulated interest up to 31st March 2015 is 3,60,000. उसने इंटरेस्ट दिया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइमलाइन के हिसाब से बनाता हूँ, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट स्टार्ट कहाँ से होता है डेट ऑफ बोरोइंग। तो अपना डेट ऑफ बोरोइंग कौन सा 1st अप्रैल 2013 एंड खत्म कहाँ पे होता है 31st मार्च ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इन विच लोन हैज बीन टेकन, बराबर ना। सर आपने जब लोन लिया है ना उसके पहले का 31st मार्च, सर इन विच प्रॉपर्टी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। यस तो अपना प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कभी हुआ है सर 30th नवंबर 2015। तो सर मेरा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गया था 30th नवंबर 2015 को।
तो इससे पहले को 31 मार्च आता है, यस बिल्कुल। कौन सा आता है? 31 मार्च 2015। कौन सा आता है? 31 मार्च 2015, यस और नो, ये आता है। तो यहां से लेके यहां तक मेरा क्या बन गया? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और लोन अमाउंट अभी बाकी है, तो कोई भी अपना रीपेमेंट का डेट आएगा ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक उसने दिया हुआ भी है कि सर कितना इंटरेस्ट है, 3,60,000। कितना है? 3,60,000। तो ये दिया हुआ, बट अपने को मालूम है कि सर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो 3,60,000 डिवाइड बाय 5 कितना आता है? 3,60,000 डिवाइड बाय 5 72,000। कितना आता है? 72। बट मिलता कभी है सर? जिस साल अपना प्रॉपर्टी क्या हो गया? कंस्ट्रक्ट। क्या हो गया? कंस्ट्रक्ट। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कभी हुआ अपना? 15-16। कभी हुआ है? 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। यहाँ पे मैंने 72,000 ले लिया रहेगा, यहाँ पे 72 ले लिया रहेगा, यहाँ पे भी 72 ले लिया रहेगा, यहाँ पे भी 72 ले लिया रहेगा, एंड यहाँ पे भी 72 ले लेंगे, बराबर ना? यस। सुना भी। तो सर अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920 ना। तो यहाँ पे आ गया। और उन्होंने क्या बोला है कि सर लोन अमाउंट तो अभी भी बाकी है, और ये टाइम भी मैंने कुछ इंटरेस्ट पे किया है। कितना पे किया है? 2,40,000 टोटल अमाउंट पे किया, विच इंक्लूड 1,80,000 एज ए इंटरेस्ट। तो ये 19-20 का इंटरेस्ट, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा? पोस्ट। कौन सा हो जाएगा? पोस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट कितना है अपना? 1,80,000। कितना है? 1,80,000, बराबर। ये सोप सोप पर ने अमाउंट सब प्रॉपर लिया है, 3,60,000। यस, चलिए 1,80,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1,80,000 प्लस 72 कितना आ जाएगा? 2,52,000, बराबर। बट ये केस कौन सा? एसओपी का ना। अपने को मालूम है कि सर एसओपी में अपने को कितना मिलता है? मैक्सिमम 2 लाख। मैक्सिमम कितना मिलता है? 2 लाख, बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना? नेगेटिव 2 लाख। कितना आ जाएगा? नेगेटिव 2 लाख। दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना आ जाएगा? 2 लाख। यस। यहाँ पे एक नोट लिखना पड़ेगा, सिंस द मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड फॉर एसओबी इज 2 लाख, बराबर ना? यस। तो अपने को कितना, और यहाँ पे उसने सब कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया, यस और नो। समझा यहाँ तक? चलिए फिर यहाँ पे अपना आंसर कितना आ जाएगा? 2 लाख नेगेटिव। कितना आ जाएगा? 2 लाख नेगेटिव, बराबर, यस और नो। चलिए फिर इलस्ट्रेशन नंबर 7 कौन सा आता है? इलस्ट्रेशन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया हुआ रहेगा। क्वेश्चन सिमिलर रहता है पर थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया रहता है। बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्वेश्चन जैसा है सब, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? यस, सुनना है आप पे। बहुत सिंपल सा, अगर समझ आएगा तो आप लोग इसको होमवर्क भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा। कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा है। श्रीमती राजा लक्ष्मी owns a house property at अद्यार in चेन्नई। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 5 लाख, बराबर। यानी म्युनिसिपल वैल्यू प्रॉपर्टी का कितना था? 5 लाख। कितना था? 5 लाख। फेयर रेंट इज 4,20,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 4,80,000। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यू भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है, अपने को फेयर रेंट भी दिया हुआ है। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर ₹50,000 पर मंथ, बराबर। सर प्रॉपर्टी 50,000 पर मंथ पे अपन ने लेट आउट किया है अप टू दिसंबर 2019, बराबर ना? यस। यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन क्रिएट करता हूँ तो यहाँ से लेके सपोज ये मेरा 1 अप्रैल 19 है, यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ ये स्टार्ट होता है अप्रैल 19, एंड कहाँ पे होता है? मार्च 20। तो उसने कहाँ तक दिया है सर? दिसंबर 2019 तक प्रॉपर्टी 50,000 रुपया रेंट पे दिया हुआ है, बराबर ना? तो अप्रैल से दिसंबर कितने 9 मंथ्स होते हैं? तो यहाँ पे कितना अपने को रेंट आना चाहिए? 4,50,000। चलो ठीक है। देर आफ्टर टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी, बराबर। और टेनेंट ने बोला कि मैं प्रॉपर्टी खाली कर रहा हूँ, बस मेरे को यहाँ तक ही रहना था। एंड श्रीमती राजा लक्ष्मी यूज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, बराबर ना? तो यहाँ से लेके उसने यहाँ तक, यानी मैं बोलता हूँ कि Jan 20 से लेके उसने क्या यूज कर दिया? एसओपी। क्या यूज कर दिया? एसओपी, बराबर ना? तो क्या एसओपी वैकेंसी होता है? नहीं होता है, याद रखना, बराबर ना? क्योंकि यहाँ पे कोई भी केस वैकेंसी का है ही नहीं है। वो खुद रहना स्टार्ट कर दी, बराबर ना? उसने खुद न रहना स्टार्ट कर दिया है। तो ये कभी भी तुम्हारा वैकेंसी का केस नहीं होगा। और जब वैकेंसी का केस है ही नहीं है तो मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा
फेयर रेंट कंपेयर विद म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हाइयर, स्टेप 1 आ जाएगा। फिर क्या आता है तुमको, स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। फिर आपको कंपेयर किससे करना है, आपको उसको एक्चुअल रेंट से, और विच एवर इज हायर लेना है। कोई भी वैकेंसी है ही नहीं तो मेरे को AR प्लस VR चेक करने की जरूरत नहीं है। यस सुनो, ये खाली एक ध्यान रखने वाला पॉइंट था इसके अंदर कि सर यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है बराबर। तो ये तो रेंट मेरे को मिलेगा नहीं, रेंट कितना 4,50,000 है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ठीक है, rent for the month of November and December 2019 could not be realized in spite of the owner's efforts. All the conditions prescribed under Rule 4 are satisfied. बराबर। वो क्या बोल रहा है कि सर जो 4,50,000 मिलने वाला था ना, उसमें भी एक प्रॉब्लम होगा। क्या हो गया कि सर उसने 2 महीने का रेंट दिया ही नहीं मेरे को, और जो कि अनरियलाइज कौन सा था, अनरियलाइज, और इन स्पाइट ऑफ ओनर्स एफर्ट्स एंड रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो वो हम लोग क्या कर देंगे, उसको यहाँ से लेस, 2 महीने का इतना 1,00,000, तो अपने को रियल में रेंट कितना मिल रहा है, 3,50,000। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी विच एवरेज हायर आएगा वो आपको ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है बराबर। जैसे ये समझ के आपका पूरा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा हो जाता है। म्युनिसिपल टैक्स 12% पे कर दिया है, सी हैड पेड द इंटरेस्ट 25,000, और सिंपल हो गया क्वेश्चन। एग्जाम में ट्विस्ट कैसे किया था उन्होंने, क्वेश्चन में क्या बोला था कि सर उसने 2 महीने का रेंट पे नहीं किया है, तो मैंने क्या किया, उसको वो प्रॉपर्टी से निकाल दिया जहाँ पे उसने रेंट पे नहीं किया है, मैंने दूसरी प्रॉपर्टी में उसको शिफ्ट कर दिया बराबर। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपने रूल 4 का कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं किया ना, तो आपको ये 1,00,000 रुपया लेस करने को नहीं मिलेगा बराबर। बाकी कुछ भी उन्होंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया था, बस ऐसा ही किया था, तो मेरे को 1,00,000 लेस करने की जरूरत नहीं है। यस और नो। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 5। यस सुनना। टू ब्रदर्स अरुण एंड बीमल आर को ओनर। कौन से ओनर है, को ओनर है, यानी एक ही प्रॉपर्टी के दो ओनर है। तो दोनों को जब भी मैं बोलता को ओनर, मतलब दोनों का अगर SOP रहेगा तो 2-2 लाख का लिमिट उनको अलग से मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी विद इक्वल शेयर्स बराबर ना, यानी अरुण है उसका भी 50% राइट है प्रॉपर्टी पे, और बीमल का भी 50% राइट है। द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 1998 एंड 1999। प्रॉपर्टी कभी कंस्ट्रक्ट हो गया, 1998 एंड 1999। अगर कॉमन सेंस वाली बात करते हैं तो प्रॉपर्टी कभी कंस्ट्रक्ट हुआ है 1998 और 1999 में। तो अगर मैंने ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोन भी लिया रहेगा, तो क्या लोन प्रॉपर्टी बनाने से पहले लिया जाता है या प्रॉपर्टी बनने के बाद में लिया जाता है? ऑब्वियसली प्रॉपर्टी बनने से पहले लिया जाता है बराबर। तो मैंने लोन भी तो सर बिफोर फर्स्ट अप्रैल 1999 लिया रहेगा ना। तो अगर आप कोई भी लोन बिफोर फर्स्ट अप्रैल 1999 लेते हो और आपका प्रॉपर्टी SOP है, तो अपने को मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलता है, 30,000। कितना मिल जाता है अपने को, 30,000। यस और नो। चलिए फिर, तो ये धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना इंटरेस्ट लिमिट है, और क्वेश्चन पढ़ते ही अपने को आंसर आ जाएगा। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स एंड सिचुएटेड एट कोचीन बराबर ना, यानी सपोज मैं अगर एक प्रॉपर्टी बनाता हूं, तो ये प्रॉपर्टी, ये क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बराबर। तो उसने क्या बोला है कि सब प्रॉपर्टी के अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 एकदम आइडेंटिकल यूनिट से बराबर ना। यस, अभी सुनना है आप पे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर रेसिडेंस बराबर ना। वो क्या बोल रहा है कि सर ये फाइनेंशियल ईयर में सपोज ये प्रॉपर्टी का पहला यूनिट किसने ले लिया, अरुण ने, एंड सेकंड किसने ले लिया, बीमल ने बराबर। या सोनो, और ये इसमें रहता है, ये इसमें रहता है, कोई तकलीफ है अपने को, जरा भी तकलीफ नहीं है बराबर। तो एक सर्टेन पोर्शन लेट आउट हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नील, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा,
नील, बराबर। उसके बाद में क्या बोला है, बैलेंस ऑफ 6 यूनिट्स वर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ, बराबर ना। और बाकी के जो 6 यूनिट थे ना, 1 2 3 4 5 6, ये उसने क्या कर दिया, लेट आउट, क्या कर दिया उसने, लेट आउट। और रेंट कितना ले रहा है, 12,000 पर मंथ, बराबर ना। एक यूनिट से 12,000 ले रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सर, 12,000 आप एक यूनिट से ले रहे हो, तो आपके पास तो यूनिट कितना, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने का, तो आप तो सर पैसे वाले हो गए। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता है, 8,64,000, बराबर। ये अपना एक्चुअल रेंट आएगा, ठीक है। यानी ये प्रॉपर्टी दोनों क्या हो गया, एसओपी, और ये सब यूनिट क्या हो गया अपना एलओपी। कोई तकलीफ है यहाँ तक, चलिए फिर। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख, बराबर ना। भाई ने क्या किया है, पूरे प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ, बराबर ना, पूरे प्रॉपर्टी का, यस और नो, पूरी प्रॉपर्टी का उसने म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है कि, और वो भी दिया कितना है, 9 लाख, कितना दिया हुआ है, 9 लाख, बराबर, यस। बट अपने को मालूम है कि सर एसओपी वाला जो पोर्शन है ना, कौन सा वाला आपका, एसओपी वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो इसके लिए तो म्युनिसिपल वैल्यू कुछ काम का ही नहीं है ना। तो मेरे पास से म्युनिसिपल वैल्यू जो काम किसका रहेगा, ओनली ये पोर्शन का रहेगा। बट मेरे को पूरा 9 लाख किसका दिया हुआ है, मैं अगर बोलता हूँ इन शॉर्ट, तो 8 यूनिट का दिया हुआ है। तो मेरे को तो खाली 6 यूनिट्स ही मेरी लेट आउट है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, कितना आंसर आता है, 9 लाख डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 6,75,000 अपना क्या बन जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यू। यस समझाइए, यानी जितना पोर्शन लेट आउट है उतने का ही मेरे को म्युनिसिपल वैल्यू लेना। हाँ, अगर क्वेश्चन ट्विक कर दे और घुमा दे उसको, ऐसा बोल दे क्वेश्चन में कि द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ सच लेट आउट पोर्शन इज 9 लाख, तो मेरे को पूरा 9 लाख लेट आउट के लिए यूज करना पड़ेगा, यस और नो। उसके बाद में द म्युनिसिपल टैक्स 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पे। विच वर पे ड्यूरिंग द ईयर, द अदर एक्सपेंस रिपेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या मिलता है अपने को, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ये मिलेगा 3 लाख, बराबर ना, यस। ये 3 लाख पूरे घर का है, तो अपने को अलग अलग यूनिट का इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में लिखा हुआ है, वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेन वैकेंट फॉर द 4 मंथ ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो 6 यूनिट था उसमें से एक यूनिट क्या था, वैकेंट था 4 महीने के लिए, तो यहाँ पे वैकेंसी भी आया, चलो ठीक है। अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट, बराबर ना, तो अपने पास देखो अरुण का यूनिट था, बराबर, तो इसने क्या किया, वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे। तो क्या लिखा हुआ है, ही वॉज ट्रांसफर टू चेन्नई, ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस, बराबर है। वो बोलता है सर उसके पास एक ही घर एसओपी है, और अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है कि भाई कोई भी दो घर एसओपी अज्यूम कर सकता है, ठीक है, यस और नो। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका एसओपी कंटिन्यू ही रहेगा। द अदर इनकम ऑफ, ठीक है, चलिए, उन्होंने बोला कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यस और नो। चलो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये समझ रहेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, तो हम लोग ऐसा करते हैं, एलओपी का अलग से निकालते हैं, एसओपी का वैल्यू हम लोग अलग से निकालते हैं, चलिए ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट पोर्शन, साथ है अरुण एंड एवा है 2021, चलिए।
ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन में अपने को खाली दो ही दिया हुआ, म्युनिसिपल रेंट और एक्चुअल रेंट, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे म्युनिसिपल म्युनिसिपल रेंट। मैंने अभी बोला था कैसा लेना है, 9 लाख डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 9 लाख पूरे घर का है, मेरे को 6 यूनिट का चाहिए। कितना आता है, 9 लाख डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 6,75,000 बराबर। फिर मेरे को क्या लेना है, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट उसको क्या बोलेंगे कि सर 12,000 ले रहे हो एक यूनिट का, तो अपने पास कितनी यूनिट पड़ी हुई है, 6 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। बट क्या यहाँ पे वैकेंसी है, यस वैकेंसी भी यहाँ पे है, बराबर ना, यहाँ पे क्या है, वैकेंसी भी है, यस और नो, सुनना, तो यहाँ पे वैकेंसी भी है। 12,000 एक यूनिट का मल्टीप्लाई बाय 4 महीना, तो अगर मैं इसको लेस करता हूँ, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 48,000, कितना आता है, 8,16,000, कितना आता है, 8,16,000। सुनना अभी, तो यहाँ पे अगर मैं वैकेंसी है वो टेबल फॉलो भी नहीं करूंगा, वो का ए आर प्लस वी आर ग्रेटर देन इक्वल टू ई आर, तो अपना ए आर ऑलरेडी कितना है, 6,75,000, ए आर ऑलरेडी मेरा ज्यादा है, तो अपना ए आर ही क्या बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्या बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आता है, 8,16,000, कितना आ जाएगा, 8,16,000, यस और नो, बराबर। चलिए 8,16,000। अभी यहाँ पे मैं लेस क्या कर दूंगा, लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो जो एलओपी का म्युनिसिपल टैक्स रहेगा वही मिलेगा। अपने पास एलओपी का कितना, 6,75,000 मल्टीप्लाई बाय म्युनिसिपल टैक्स कितना है अपने पास, 20%, तो यहाँ पे हम लोग कितना कर देंगे, 20%, तो यहाँ पे करते हैं 6,75,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना आता है, 1,35,000, 1,35,000, यस और नो। उसके बाद में ये लेस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा अपने को, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। चलिए 8,16,000 माइनस 1,35,000, कितना आ गया, 6,81,000, बराबर, कितना आ गया, 6,81,000। फिर हम लोग लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो उसमें 24A आ जाएगा ना, 24A किसकी बात करता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 6,81,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना आ जाएगा, 20,43,000, और 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सुनना भी यहाँ पे। चलिए, तो सर यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या रहेगा, अपने पास टोटल घर का इंटरेस्ट कितना है, 3 लाख है, और प्रॉपर्टी एलओपी, एलओपी में जितना इंटरेस्ट उतना मिल जाएगा, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 एलओपी डिवाइड बाय टोटल 8 यूनिट, कितना आ जाएगा, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 8, कितना आता है, 2,25,000, तो मैं यहाँ पे लेस कर दूंगा, तो जो आएगा वो अपने को क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एलओपी लेट आउट पोर्शन, बराबर। तो चलिए लेस कर देते हैं, 20,40,000 माइनस 6,81,000, आपका आंसर आ जाएगा 2,51,700, तो ये आपका एलओपी का है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ अरुण एंड बीमल फॉर, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन फॉर एसओपी, बराबर। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरुण और बीमल का अलग से बना लेते हैं, अरुण का रहने का घर और बीमल का रहने का घर, और यहाँ पे आ जाएगा
पर्टिकुलर्स, ठीक है। सुनना अभी यहाँ पे क्या है सर, अपने को मालूम है कि इनका एनएवी क्या होता है, नील के घर क्या एसओपी क्या है, एसओपी लेस डिडक्शन भी इनको खाली एक ही मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी, बराबर ना, 24 बी, यस। अभी सुनना है यहाँ पे, डिडक्शन आपको 24 बी में मिलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना मिलेगा सर, लोन कभी लिया बिफोर 1 अप्रैल 1999 तो 30 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करता हूँ, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय, अगर एक अरुण का घर है डिवाइड बाय 8 कर लो, कितना आ जाएगा, 3 लाख डिवाइड बाय 8 कितना आता है, 37,500, कितना आता है, 37,500। बट इन्होंने घर कभी लिया है बिफोर 1 अप्रैल 1999, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा इनको, 30, कितना मिलेगा इनको, 30। तो इसको भी तो अलग से 30 मिलेगा, और इसको भी अलग से क्या मिल जाएगा, 30,000। तो ये इनके लिए क्या हो गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कौन सा, एसओपी, -30,000, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -30, क्योंकि 30 से ज्यादा नहीं मिलेगा। आपने लोन ही कभी लिया बिफोर 1 अप्रैल 1999 को, बराबर। अभी यहाँ पे अगर मैं इनकम कैलकुलेट करता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पे अपने पास दो लोग हैं, एक है मिस्टर अरुण और एक है मिस्टर बीमल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, क्या आ जाएगा आपका, पर्टिकुलर्स, ठीक है। सुनना अभी, फर्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चलिए लेट आउट पोर्शन में कितना था अपने पास, 2,51,700, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 50%, तो मल्टीप्लाई बाय 50%, यानी 125,850, 125,850। आपके पास लॉस भी है एसओपी का, इसका 30,000 है, इसका कितना है, 30,000, और आपको क्वेश्चन में अदर इनकम भी दिया हुआ है, अदर इनकम, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ अदर इनकम, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, कितना दिया, 2,90,000 फॉर अरुण एंड 1,84,000 बीमल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,90,000 फॉर अरुण एंड 1,80,000 फॉर बीमल, बराबर। यहाँ पे अगर मैं करता -30,000 प्लस 125,850 -30,000 प्लस 2,90,000, कितना आ जाएगा, 385,850। यहाँ पे अगर करता हूँ 1,25,850 प्लस -30,000 और प्लस 1,80,000, कितना आ जाएगा, 275,850। ये आपका क्या आ गया, टोटल इनकम, टोटल इनकम, बराबर, यस। तो ऐसे आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे नोट कौन सा लिखा जाएगा, एक तो नोट में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला नोट लिखा जाएगा कि आपको आंसर आया था 37,500, आपने 30 क्यों दिया, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस द लोन हैज बीन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, therefore maximum 30,000 will be allowed as a deduction for in respect of self occupied property। और उसके बाद में आपको शायद से नोट्स कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑलरेडी हो गया, छोटा है तो आपको यहाँ पे लिख दो, अदरवाइज अगर पहले वाले क्वेश्चन जितना होता था अपने को जीएवी का भी अलग से नोट बनाना पड़ता है, यस और नो। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, ये आपके कुछ क्या है, क्वेश्चन है, बराबर, यस। अभी सुनना है यहाँ पे, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ये वाला। ये क्वेश्चन अमेंडमेंट के ऊपर बेस्ड है, और मेरे हिसाब से एज पर माई एस्टिमेशन देर इज 100% चांस कि ये आपका जून 20 के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सुनना, गणेश हैज 3 हाउसेज ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, बराबर, सब क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। द पर्टिकुलर ऑफ द हाउसेज फॉर प्रीवियस इन 1920 आर एज अंडर, अपने को हाउस का डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे रहना सब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। द पर्टिकुलर्स, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड एंड डेट ऑफ कंप्लीशन परचेज, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स पे किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर के लिए बोला हुआ है, और इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन जुलाई 2013 फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, बराबर ना, यस। तो प्रॉपर्टी परचेज का भी अपने को इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। सुनना,
उन्होंने बोला कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर AY 2021 एंड सजेस्ट which houses should be opted by Ganesh to be assessed as SOP so that his tax liability is minimum। बराबर ना, वो अपने को बोल रहा है कि सर आप मेरे को निकाल के बताओ कि कौन सा घर अगर वो लेता है, कौन सा घर वो सिलेक्ट करता है तो उसका हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ये कौन सा केस है मालूम है, व्हेन मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप एसओपी यूज करो, क्या करो आप एसओपी, तो आपको सर दो, जितना भी प्रॉपर्टी 2 से ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, डीएलओपी, क्या हो जाएगा, डीएलओपी। तो अपने पास यही क्वेश्चन पूरा पूछ रहा है कि सर आपके पास हाउस नंबर 1 है, आपके पास हाउस नंबर 2 है, आपके पास हाउस नंबर 3 है। यस, आप तीनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज कर रहे हो, तो तीनों में से सर एक घर पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आप 2 घर एसओपी एज्यूम कर सकते हो, तो कौन सा घर मेरे को एसओपी एज्यूम करना है, कौन सा घर मेरे को डीएलओपी एज्यूम करना है, हम वही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिस ऑप्शन में हमको क्या मिलता है, सबसे कम टैक्स भरना पड़ेगा। यस और नो, यानी जिन ऑप्शन में अपना इनकम क्या होता है, कम, क्या होता है, कम, क्योंकि जितना इनकम कम होगा उतना मेरे को टैक्स कम भरना पड़ेगा। यस और नो, चलो फिर स्टार्ट करते हैं उसको। क्वेश्चन को ही उठा लेते हैं। सुनना, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर गणेश फॉर असेसमेंट ईयर 20 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। थोड़ा सा फॉर्मेट लंबा जाएगा। यहाँ पे अपने पास घर कितने हैं, एक हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3। हाउस 3 बराबर। अगर मैं हाउस 1 को एसओपी ट्रीट करता हूँ, कि अपने को ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन निकालना एसओपी, या फिर अगर मैं उसको क्या ट्रीट करता हूँ, डीएलओपी, तो क्या चेंज आएगा। अगर मैं हाउस 2 को एसओपी ट्रीट करता हूँ, या फिर मैं हाउस प्रॉपर्टी को डीएलओपी ट्रीट करता हूँ, एसओपी और या फिर क्या हो जाएगा, डीएलओपी, बराबर। चलिए, ठीक है। जो डीएलओपी है उसके लिए एलओपी के प्रोविजन रहेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड, क्या आ जाएगा अपने को, एनएवी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जहाँ पे 24A आ जाएगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 24B आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बराबर। यस सुनो, सुनना पे, तो जीएवी के लिए अपन सिंपल सा देख लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, तो सीधा मैं जीएवी ले लेता हूँ। फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर, दोनों में से हायर क्या, 3,75,000, और उसको कंपेयर किससे कर देंगे, स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, बराबर ना, तो कितना आ जाएगा, 3,50,000। तो एसओपी का तो वैल्यू क्या होता है, नील ही होता है। डीएलओपी कितना आ जाएगा, 3,50,000, बराबर। होप सो आपको ये समझ रहा होगा। तो मैं सब एसओपी में क्या करता हूँ, नील 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 नील, यहाँ पे भी नील आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं नील लिख देता हूँ, नील, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नील, बराबर। तो डीएलओपी के लिए वही, क्योंकि यहाँ पे डीएलओपी हो रहा है, एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं, तो अपने को तीन चीज को कंपेयर करना है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, बराबर ना। यहाँ पे करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर कौन सा आ जाएगा, 3,60,000, और उसको 3,70,000 से कंपेयर कर लो, विच एवर इज लोअर, कितना आ जाएगा, 3,60,000। और सेम में यहाँ पे देखता हूँ विच एवर इज हायर, और उसको कंपेयर करेंगे, कितना आ जाएगा, 3,75,000, कितना आ जाएगा, 3,75,000। कोई तकलीफ हुआ, नहीं हुआ। फिर हमको क्या बोला है, लेस म्युनिसिपल टैक्स, बराबर ना। तो क्वेश्चन में देखो म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 12%, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना अपना
3 लाख का 12% कितना होता है? 36,000। तो यहाँ पे कितना लेस कर देंगे हम लोग? 36,000 बराबर। यस। यहाँ पे कितना 8% है, तो हम लोग क्या करेंगे, मुंशी वैल्यू कितना? 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, कितना आ जाएगा? 28,800। और यहाँ पे कितना 6%, तो 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, कितना आ जाएगा? 19,800 बराबर। चलिए, तो हम लोग लेस करते हैं। 3,50,000 माइनस 36,000, कितना आ जाएगा? 3,14,000। 3,60,000 माइनस 28,800, कितना आ जाएगा? 33,12,00। 33,12,00 और 3,75,000 माइनस 19,800, 355200। ठीक है, अभी क्या लेस करना? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। 3,14,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना आता है इसका? 94,200। 3,31,200 मल्टीप्लाई बाय 30%, 99,360। एंड 3,55,200 मल्टीप्लाई बाय 30%, 106560 बराबर। अभी इंटरेस्ट ऑन बोरोड, इंटरेस्ट दोनों में आएगा, एसओपी में भी आएगा और एलओपी में भी आएगा। तो एसओपी के लिए अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे इंटरेस्ट है ही नहीं है, तो ये दोनों में तो इंटरेस्ट आने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा? इसने 55,000 लिया था, पर लिया किसके था? रिपेयर के लिए। तो अगर कोई भी आप लोन लेते हो जिसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो फॉर दी पर्पज ऑफ रिपेयर और रिनोवेशन, तो कितना मिलता है? मैक्सिमम 30,000 को एसओपी। तो अगर ये हाउस टू एसओपी होता तो मैं इंटरेस्ट खाली कितना लेता? ओनली 30,000। बट एलओपी के लिए तो हम लोग क्या लेते हैं? पूरा एक्चुअल लेते हैं ना, 55,000। और यहाँ पे क्या बोला है? परचेज के लिए लिया है, तो आपको पूरा 1,75,000 मिल जाएगा, पूरा का पूरा 1,75,000 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको 1,75,000 मिल जाएगा और यहाँ पे भी कितना मिल जाएगा? 1,70,000, क्योंकि मैक्सिमम कितना? 2 लाख है ना। अगर आप परचेज के लिए ले रहे हो और एसओपी है तो आपको 2 लाख मैक्सिमम मिल जाता है। चलिए, तो अगर मैं इन सबको लेस कर देता हूँ तो इसका आंसर तो नील ही आएगा। ये कितना होगा? 3,14,000 माइनस 94,200, कितना आ जाएगा? 219,800। ये आपका -30,000 और ये आपका 33,1200 माइनस 99,360 माइनस 55,000 176,840। ये 1,75,000 नेगेटिव है। और यहाँ पे आपका आंसर 3,55,200 माइनस 106560 और माइनस 1,75,000, कितना आ जाएगा? 73,640 बराबर। यस। तो अपने पास मैंने निकाल दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी सुनना, मेरे को क्या करना है? मेरे को कुछ नहीं करना है यहाँ पे, खाली कौन से घर को मैं क्या वैल्यू क्या कर दूं? नील क्या कर दूं? वैल्यू एसओपी एज्यूम करूं। क्या एज्यूम करूं? एसओपी। भी सुनना है यहाँ पे। तो अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी 1 को डीएलओपी क्या ट्रीट करता हूँ? डीएलओपी, तो मेरे को 2,19,800 पे क्या भरना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी 2 को अगर क्या करता हूँ डीएलओपी, तो किस पे भरना पड़ेगा? 176,840 पे। किस पे भरना पड़ेगा? 176,840 पे। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी 3 को डीएलओपी एज्यूम करता हूँ तो मेरे को कितने भरना पड़ेगा? 73,640। किस पे भरना पड़ेगा? 73,640। यस और नो? तो अभी आपको ये चेक करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे को सबसे कम इनकम ला के देगा, मेरे को सबसे कम इनकम ला के देगा। सुनना है यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ कि सर कॉम्बिनेशन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? 1, कि जो अपना हाउस प्रॉपर्टी 1 है ना, वो अगर मैं क्या अज्यूम करता एसओपी, हाउस प्रॉपर्टी 2 अगर मैं क्या अज्यूम करता एसओपी, और हाउस प्रॉपर्टी 3 अगर मैं अज्यूम करता डीएलओपी, तो क्या सिचुएशन अराइज होगा? ठीक है। तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी 1 एसओपी अज्यूम करो, हाउस प्रॉपर्टी 1 एसओपी, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? नील। हाउस प्रॉपर्टी 2 एसओपी कितना आ जाएगा? -30,000। और हाउस प्रॉपर्टी 3 डीएलओपी तो कितना आता है? 73,640। तो सर सिचुएशन क्या रहेगा? आपको 43,640 पे टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इज पॉजिटिव ना, तो ये आपका इनकम आ जाएगा। चलो ठीक है।
फिर मैंने फाइंड आउट किया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 एंड हाउस प्रॉपर्टी 3। अगर मैं इसको डीएलओपी क्रिएट करता हूँ, इसको मैं एसओपी लेता हूँ और इसको मैं क्या लेता हूँ, एसओपी, देन व्हाट विल बी द एग्जैक्ट सिचुएशन। चलिए, तो अगर मैं इसको डीएलओपी लेता हूँ कितना आ जाएगा, 219800 बराबर ना। अगर मैं इसको क्या लेता हूँ 30,000 और इसको अगर मैं एसओपी लेता हूँ कितना आ जाएगा 1,75,000 बराबर। तो इसको लेस कर दो, 219800 माइनस 30,000 एंड माइनस 1,75,000, 1,75,000 कितना आ जाएगा 14,800 बराबर। अभी वो क्या बोल रहा है कि सर ऑप्शन नंबर 3, हाउस प्रॉपर्टी 1 बराबर हाउस प्रॉपर्टी, तो वो क्या बोल रहा है कि सर अभी ये केस हो गया, अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसको अगर मैं लेता हूँ क्या एसओपी, क्या लेता हूँ एसओपी, इसको अगर मैं क्या लेता हूँ डीएलओपी और इसको अगर मैं क्या लेता हूँ एसओपी बराबर ना, यस। तो क्या केस होगा, तो हाउस प्रॉपर्टी 1 आपका एसओपी, तो वैल्यू क्या हो जाएगा नील, ये डीएलओपी है, तो वैल्यू कितना आ रहा है आपका 176,840 और एसओपी अज्यूम कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,75,000 नेगेटिव, यहाँ पे कितना आता है 176,840 माइनस 1,75,000 कितना आ जाएगा 1,840, यानी आपका इनकम कितना हो जाएगा 1,840 बराबर ना, यस। तो चेक कर लो और कोई कॉम्बिनेशन आपका है या नहीं है। मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन सब हो गए आपके, एसओपी एसओपी, यस और नो सब कॉम्बिनेशन हो गया, एसओपी एसओपी डीएलओपी डीएलओपी। तो यहाँ पे देखो कौन सा कॉम्बिनेशन से इनकम कम हो रहा है अपना, ये वाले कॉम्बिनेशन से बराबर ना, यस और नो। तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला है कि सर हाउस प्रॉपर्टी 2 को आप क्या अज्यूम कर लो डीएलओपी और हाउस प्रॉपर्टी 1 और 3 क्या अज्यूम कर लो आप एसओपी, तो आपका सबसे इनकम क्या हो जाएगा कम बराबर, यस और नो। तो अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, कौन सा बैठ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यस और नो। समझा यहाँ तक, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने बराबर ना, यस और नो। यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन 2 इज मोस्ट बेनिफिशियल, शुड ऑप्ट टू ट्रीट हाउस 1 एंड हाउस 3 एज एसओपी और हाउस 2 क्या हो जाएगा उसके लिए डीएलओपी। तो अपना भी ऑप्शन ये आ रहा है यस और नो, अपन ने भी क्या किया है वो सेम चीज फॉलो किया हुआ है, यस और नो, यस और नो। तो आपको ये करना है कि जब भी आपको क्वेश्चन मोर देन 2 एसओपी का दिया रहेगा तो आपको सबका एसओपी से वैल्यू निकालना है और सबका आपको डीएलओपी से वैल्यू निकालना है। और वो निकालने के बाद में आपको ये चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि सर कौन से कॉम्बिनेशन से मेरा इनकम कम हो रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन से आपका इनकम कम हो जाएगा वो कॉम्बिनेशन आपका क्या बन जाएगा आंसर, क्या बन जाएगा आंसर। तो मेरे को ये आंसर ऑप्ट करने से मेरा इनकम क्या हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा कम, यस और नो। तो ये आपके हाउस प्रॉपर्टी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका मैंने आपको पूरा लिख के सॉल्व करवा दिया। होप सो आपको समझा रहेगा, और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए हैं इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप वो क्वेश्चन को वही टाइम पे प्रैक्टिस कर लो, तो क्या हो जाएगी आपकी चीज़ें सब सारी क्लियर हो जाएगी, यस और नो। तो होप सो आपको ये समझा रहेगा, और आपको ये समझा है तो अच्छी बात है बराबर ना। तो नेक्स्ट लेक्चर हम मिलेंगे कुछ नए चैप्टर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।